खराबी वहाँ पैदा होती है जब लव अफेयर एडिक्शन की शक्ल इख्तियार करता है, जब आपकी मोहब्बत बाकी दीगर मोहब्बतों पे गालिब आ जाती है, जब आप किसी एक के हो जाते हैं और अपने जो प्रीवियस रिश्ते हैं जैसे कि दोस्त अहबाब हैं या माँ बाप हैं, उनकी अहमियत आपकी नज़र में ना होने के बराबर रह जाती है, हत्ता कि आपकी तालीम की अहमियत ना होने के बराबर रह जाती है। एडिक्शन का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं और इतना जुड़ जाते हैं कि हर चीज़ से आपका जोड़ उखड़ जाता है और आप अलग हो जाते हैं। ठीक। और ऐसे में जब आप तकिया ही किसी एक शख्स पे कर लेते हैं और वो फिर किसी ना किसी तरीके से आपको मायूस करता है और ब्रेकअप होता है तो आपकी दुनिया अंधेर हो जाती है। यूनिवर्सिटी में इस तरह की तालीम के अपने जीवन साथी की तलाश कैसे करें या रोमांटिक जो रिलेशनशिप है वो उसमें कैसे आगे बढ़े, तो ये यूनिवर्सिटी में अगर जाके पढ़ाया जाएगा तो ये काफ़ी लेट हो चुका होगा। यूनिवर्सिटी से काफ़ी पहले थोड़ी थोड़ी तालीम इस हवाले से दी जानी चाहिए। और जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि जब हम किसी चीज़ को रद्द कर देते हैं और फिर शाये अवे कर जाते हैं जी, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मसला हल हो गया। इसका मतलब आमतौर पर होता है कि मामला बिगड़ जाएगा। मोहब्बत जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसे वहमीपन कहते हैं, तो ये मोहब्बत एक वहम का नाम भी होता है और बार बार दिल तड़पता है, उस जानिब झुकाव होता है अपने नॉर्थ की तरफ, अपने स्टार की तरफ। तो फिर ये काबिल इलाज चीज़ भी है। आप समझ जाएं कि ये आप नहीं हैं, ये आपके ब्रेन का खलल है, ये आपके दिमाग का खलल है। वो कहते हैं जिसको इश्क, ये खलल है दिमाग का। बच्चे जो हैं उनको मौका देना चाहिए कि वो आपसे बात करें और आप उन्हें रहनुमाई फराहम करें, उन्हें ऐसा एजुकेशनल मटीरियल फराहम करें कि उन्हें पता हो कि जिस रास्ते पर वो कदम रख रहे हैं उसमें कौन से मुश्किल मकाम आते हैं और कौन सी एहतियातें हैं कि जो पहले करने की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम एक दफ़ा फिर से लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं विलिंग वेज फेसबुक पेज के फोरम से, और ये है यू आस्क्ड फॉर इट। हमेशा की तरह मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर सदाकत अली। अस्सलाम वालेकुम, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। और आज का डॉक्टर साहब जो प्रोग्राम है ये बहुत ही अहम है और अहमियत के इसके दो पहलू हैं। एक तो ये एक ऐसे लव गुरु की आवाज़ है, एक प्रोफेसर साहब की आवाज़ है जो यूनिवर्सिटी में दरस व तदरीस के शोबे से गुज़श्ता 20 साल से मुंसलिक हैं और वे महसूस कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मामलात जो हैं वो तालीम से ज़्यादा कुछ जो है वो लव अफेयर्स की तरफ जा रहे हैं स्टूडेंट्स के माबैन। और दूसरी तरफ ये आज मेरा और आपका यानी कि यू आस्क्ड फॉर इट ये प्रोग्राम विलिंग वेज फेसबुक पेज के फोरम से 50th प्रोग्राम है, हमारी गोल्डन जुबली है। आपको और हमारे तमाम नाजरीन को भी इस मौके पर हम खुशामदीद कहते हैं और मुबारकबाद। ज़बरदस्त बात है, पता ही नहीं चलता वक्त गुजरते हुए। अगर आप इजाज़त दें तो जो मसला है इनबॉक्स में जो हमें आया है प्लीज़ मैं उसकी तरफ चलूँ। I'll read it out। जो उन्होंने हमें ख़त लिखा है, मुरासला लिखा है। कहते हैं मैं गुज़श्ता 20 साल से मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता हूँ। फ़िल वक्त मैं लाहौर के एक मशहूर बिज़नेस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के तौर पर अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहा हूँ। डॉक्टर सदाकत अली, मैं आपके विलिंग वेज फेसबुक पेज और विलिंग वेज वेबसाइट को फॉलो भी करता हूँ। आपका न सिर्फ एडिक्शन, नशे और ड्रग से बहाली का काम काबिल तारीफ़ है बल्कि आप यूथ को ज़िंदगी गुजारने का सही रास्ता भी बता रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ के दरमियान फासलों को कम करने के लिए बड़े मुफीद टिप्स भी देते हैं। आज मैं जिस मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल करवाना चाहता हूँ वो बहुत दिलचस्प भी है और दिल गिरफ्ता करने वाला भी। हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी में माशाअल्लाह बड़े मुतमव्वल ख़ानदानों के बच्चे बच्चियाँ एडमिशन लेते हैं। इन बच्चों को आप सोसाइटी की क्रीम भी कह सकते हैं। स्मार्ट हैं, ज़हीन हैं, मुस्तकबिल में कौम के मेमार हैं। पूछना आपसे ये है कि गलती कहाँ होती है, स्टूडेंट से, उनके पेरेंट्स से या हम टीचर्स से। हमारी यूनिवर्सिटी और दीगर आला तालीम के ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दरसगाहों में यंग और ब्राइट लड़के लड़कियां दाखिला तो इसलिए लेते हैं ताकि ये आला तालीम व तरबियत, मैनरिज़म, ग्रूमिंग, कॉन्फिडेंस, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, प्रेजेंटेशंस सीखने के साथ साथ
डिग्रीज़ और असनाद भी हासिल करें जो आइंदा ज़िंदगी में इनको बेहतरीन जॉब मार्केट तक रसाई दे सकें। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, आईवी लीग यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की राह भी हमवार कर सकें। अच्छी ज़िंदगी और हाईली पेड जॉब्स तमाम स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज़ की ख्वाहिश होती है और ये कोई बुरी ख्वाहिश भी नहीं है, मगर ओवर लास्ट 2 डेकेड्स मैं ये देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स की बढ़ती हुई तादाद बजाय क्लासरूम्स, लाइब्रेरीज़ और स्टडीज़ में दिलचस्पी के यूनिवर्सिटी को एक मीटिंग पॉइंट बना रहे हैं जहाँ शो ऑफ, रोमांस और लव अफेयर्स की कहानियाँ परवान चढ़ती हैं। स्टूडेंट्स का फोकस तालीम से हट जाता है। कैफेटेरियाज़ और ऑन एंड ऑफ कैंपस मशागिल डेट्स की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा रुझान बढ़ने लगता है। ऐसे में इक्का दुक्का स्टूडेंट्स की मुलाकातों का अंजाम शादी पर होता है, मगर ज़्यादातर लव अफेयर्स का इख्तिताम ब्रेकअप्स पर होता है। इनमें ज़्यादातर लड़के और कुछ लड़कियां जो वल्नरेबल होते हैं और फैमिली सपोर्ट भी जिनकी लैकिंग होती है वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और दूसरी जानिब हमारे तालीमी इदारों के स्टूडेंट्स को अल्कोहल और ड्रग्स तक भी आसान एक्सेस हासिल होता है और अब ये उनकी तफरीह का लाजिम व मलजूम हिस्सा बनता जा रहा है, कभी अकेले में और कभी ऑल नाइट पार्टीज़ की सूरत में। अभी हाल ही में न्यू ईयर पर इर्द गिर्द के स्टूडेंट्स नए साल की रंगीनियाँ बढ़ाने के लिए ड्रग्स और अल्कोहल का सहारा ले रहे थे। मैं ये नहीं कहता कि सब स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, मगर ये तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इन स्टूडेंट्स के साथ हमारे कुछ फैकल्टी मेंबर्स भी यानी टीचर फ्रेटर्निटी भी इसमें मुलव्वस हो जाती है। सेलिब्रेशन, रिलैक्सेशन, क्रिएटिविटी इन्हांसमेंट के नाम पर स्टूडेंट्स डिस्ट्रैक्ट और डिट्रैक हो जाते हैं। अब ऐसे में डॉक्टर सदाकत होता ये है कि जब पसे मंज़र में किसी का डिप्रेशन आफ्टर ब्रेकअप चल रहा होता है तो स्मोकिंग, ड्रग्स और अल्कोहल वगैरह कम इन हैंडी और बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता खामोशी से ओवर ईयर्स ड्रग्स भी यूनिवर्सिटी कल्चर का हिस्सा बनने लगी हैं, जो कि मेरे जैसे दर्द दिल रखने वाले एकेडमिशियंस और एजुकेटर्स के लिए बहुत ही दिलअंदोह और अलार्मिंग सिचुएशन है। डॉक्टर सदाकत प्लीज़ आप हम एजुकेटर्स, स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को गाइड करें कि हमें इस डेंजरस हालात को, इस डेंजरस ट्रेंड को कैसे हेड ऑन फेस करना चाहिए और कर्ब करना चाहिए। वेटिंग फॉर योर एडवाइस एंड रोड मैप। ये है डॉक्टर साहब। मोहतरम एक ट्रायंगल का जिक्र कर रहे हैं और वो ट्रायंगल है लव अफेयर्स, ब्रेकअप्स और ड्रग्स की। और इस ट्रायंगल में कहीं पस मंज़र में तालीम भी नज़र आती है। अगरचे यूनिवर्सिटी जाने का जो बुनियादी मकसद है वो तालीम हासिल करना होता है, लेकिन पसे पर्दा हिडन एजेंडाज़ काफ़ी होते हैं, क्योंकि स्टूडेंट होना एक ख़ासा अच्छा स्टेटस है सोसाइटी में। जी, स्टूडेंट होने का मतलब यह है कि आपसे तवक्कुआत रखी जा रही हैं और वो अभी नहीं, आइंदा आने वाले वक्तों में तवक्कुआत रखी जा रही हैं और आपको बहुत सा प्रिविलेज इस बुनियाद पे मिलता है कि आप तालिब इल्म हैं। लेकिन ज़ाहिर है कुछ उम्र का तकाजा होता है। जब आप यूनिवर्सिटी जाते हैं तो आप टीन एज के आखिर के करीब पहुँचे होते हैं और बायोलॉजिकली आप ग्रोन अप होते हैं। और जो लोग यूनिवर्सिटी जाते हैं वो लाजमी है कि वो अच्छे नंबर हासिल करते रहें, इम्तिहान पास करते रहें तो वो यूनिवर्सिटी या मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में पहुँचें। ट्रू। और ये वो लोग होते हैं जो अपना मेरिट बनाने के लिए यूनिवर्सिटी का बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, प्री मेडिकल में या प्री इंजीनियरिंग में या उस दौर में जब वो ए लेवल कर रहे हैं या ओ लेवल कर रहे हैं। तो वो बहुत पढ़ लिख रहे होते हैं और रट्टा भी लगा रहे होते हैं, चीज़ों को भी समझ रहे होते हैं और इस दौरान वो दुनियादारी नहीं सीख पाते, क्योंकि उनके शब रोज़ ज़्यादातर तालीम में गुजरते हैं। और जितना लाइक स्टूडेंट होगा, जितना ज़्यादा नंबर लेने वाला स्टूडेंट होगा, उसको दुनियादारी से दूर रहना पड़ता है। वो शादी ब्याह नहीं अटेंड कर सकता, वो ज़िंदगी की जो हकीकतें हैं, जो खुशी गमी है लोगों की, उसमें शरीक नहीं हो सकता। उसे दूसरे इंसानों से, ख़ुसूसन
मुलाजमों से या और लोगों से या हमसायों से रिलेट करना नहीं आता, और उसका कोई विजन नहीं होता, कोई उसने गोल नहीं सेट किया होता, कोई पर्पस नहीं होता लाइफ का, मासिवा इसके कि जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन है उसमें इतने नंबर चाहिए ताकि आगे दाखला मिल सके। और माँ बाप अक्सर कह रहे होते हैं कि बेटा बस ये तुम प्री मेडिकल कर लो ना, बस फिर तुम्हारी ज़िंदगी बन जाएगी, एक दफ़ा बस तुम ये जान जोखों में डाल के तो प्री मेडिकल में अच्छे नंबर ले लो जी। और फिर वो दुनियादारी छोड़ के, क्रिकेट मैच छोड़ के, दोस्त बाप छोड़ के जब पढ़ाई में आप मगन हो जाते हैं और अपनी जो जहानत है उसकी बुनियाद पर आप इम्तिहान पास कर लेते हैं, तो आगे आप यूनिवर्सिटी में चले जाते हैं और एक बिल्कुल नया माहौल सामने आता है और आप बड़े ग्रोन अप से तस्वर किए जाते हैं, मोअज़्ज़ज़ हो जाते हैं एकदम। और वो जो ख़ास लिबास होता है स्कूलों में, जो यूनिफॉर्म होता है, वो भी ख़त्म हो जाता है और फैशन की इजाज़त हो जाती है। तो इन हालात में जब यूनिवर्सिटी में लोग जाते हैं तो लड़कियों लड़कों का आपस में एक दूसरे का सामना भी होता है और फितरी बात है, उसमें कशिश होती है। फिर एक दूसरे के साथ अगर मिलाने तवा मिलती हो या कुछ फितरी अट्रैक्शन हो जी, तो लोग तेज़ी से करीब भी आ जाते हैं और बड़ी एक्सटेटिक फीलिंग होती है जी, इब्तदाई इश्क में जिसे कहते हैं। लेकिन ख़राबी वहाँ पैदा होती है जब लव अफेयर एडिक्शन की शक्ल इख्तियार करता है, जब आपकी मोहब्बत बाकी दीगर मोहब्बतों पे गालिब आ जाती है, जब आप किसी एक के हो जाते हैं और अपने जो प्रीवियस रिश्ते हैं जैसे कि दोस्त अहबाब हैं या माँ बाप हैं, उनकी अहमियत आपकी नज़र में ना होने के बराबर रह जाती है, हत्ता कि आपकी तालीम की अहमियत ना होने के बराबर रह जाती है। एडिक्शन का मतलब यही है कि आप किसी चीज़ के साथ जुड़ जाते हैं और इतना जुड़ जाते हैं कि हर चीज़ से आपका जोड़ उखड़ जाता है और आप अलग हो जाते हैं। ठीक। और ऐसे में जब आप तकिया ही किसी एक शख्स पे कर लेते हैं और वो फिर किसी न किसी तरीके से आपको मायूस करता है और ब्रेकअप होता है, तो आपकी दुनिया अंधेर हो जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कोई बीमारी आती है तो मियाँ बीवी का अगर अच्छा साथ हो, इन्फेक्शन हो, तो इम्यूनिटी ज़्यादा होगी। अगर आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपके साथ है और आप जल्द एक एंटीबायोटिक का काम करेगी, आपका जो लाइफ पार्टनर है वो एक एंटीबायोटिक का काम करता है। लेकिन ऐन उसी टाइम पे ब्रेकअप हो तो फिर आप अगर तन्हा हैं तो आपकी इम्यूनिटी बहुत नीचे आ जाएगी और कोई इन्फेक्शन भी आप पे गालिब आ सकती है। तो हकीकी मानों में सचमुच में दर्द होता है, ये जो दर्द दिल होता है तो ये भी सचमुच का दर्द होता है जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। लेकिन जो लोग भी इस तजर्बे से गुज़रते हैं, और ज़्यादातर लोग इस तजर्बे से गुज़रते रहते हैं, और जैसे अभी आपने फरमाया कि बहुत कम लोग होते हैं जो बाद में कोई लाइफ पार्टनर बनते हैं या जिनका ब्याह हो जाता है। ज़्यादातर बात यूनिवर्सिटी के दिनों में चल के यूनिवर्सिटी के दिनों में ही राख हो जाती है बात। ये वैसे ही है जैसे ड्रग एडिक्शन में जब विड्रॉल होता है तो दिल दोबारा ड्रग इस्तेमाल करने को चाहता है, लेकिन ड्रग इस्तेमाल करने से मुसीबतें बढ़ती रहती हैं, कम नहीं होती। इसी तरह जब ब्रेकअप होता है और फिर पैचअप होता है और फिर रीयूनियन होती है तो भी ज़रूरी नहीं कि आपके बुरे दिन ख़त्म हो गए। लगता यह है कि अगर कोई जो रूठ गया है या जो छोड़ गया है या जिसे हमने तयशुदा मंसूबे के तहत अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है, हमें लगता है कि अगर वो हमारी ज़िंदगी में वापस आ जाएगा तो हमें सुकून आ जाएगा और हमें चैन आ जाएगा। लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता कि उसके वापस आने से चैन आए, क्योंकि एडिक्शन या लव एडिक्शन का मतलब ही यही है कि ना आप किसी चीज़ के साथ गुजारा कर सकते हैं, ना किसी चीज़ के बग़ैर गुजारा कर सकते हैं, ना जाए मानदन ना पाए रफ्तन। तो फिर ऐसे में फिर लोग बहुत परेशान फिरते हैं। कोई ये ख्याल है कि ऐसे में जब ब्रेकअप होता है तो कोई ड्रग्स मदद करती हैं, और आप फिल्में देखते हैं जिनमें ये आमतौर पर दिखाया जाता है कि ब्रेकअप हो गया, लोगों ने शेप बढ़ा ली, अपने जो नॉर्मल ज़िंदगी है उसको छोड़ दिया जी, बिस्तर को साथी बना लिया जी, और फिर आहें भरना, को बोतल भी पीना शुरू कर देते हैं। ड्रग्स, सिगरेट,
सबसे ज़्यादा करीब तरीन जो लव एडिक्शन की फीलिंग है, इसको कोकीन की हाई के तरह समझा जाता है। अब आप सोच लें कि कोकीन हाई एक बहुत ही ऊंचे दर्जे की हाई है, जिसको लोग एक दफ़ा देख लेते हैं तो अपने आप को तबाही के दाने पे ले जाते हैं। इसी तरह ये जो मोहब्बत की एक फीलिंग है या मोहब्बत की हाई है, ये भी फिर इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। और जब बिल्कुल दुनिया से तोड़ के अलग करके कोई अपनी बीवी को रखता है तो फिर तवक्को ये की जाती है कि अब वो फूलों की सेज पे बिठाएगा, नहीं, पर वो फिर कांटों का बिस्तर होता है। फिर तन्हा करके मारने वाली बात होती है, माली तौर पर कमज़ोर करके मारने वाली बात होती है, उसका सोशल कैपिटल पहले ही ख़त्म हो चुका होता है। सो अनजाने में लोग किसी को खुश करने के लिए अपना नुकसान करना शुरू कर देते हैं, पर हम अपना नुकसान करें तो कोई खुश नहीं होता। सो वैसे हमारे मुआशरे में ऐसे रिलेशनशिप जो यूनिवर्सिटीज़ में लड़कों और लड़कियों के दरमियान होते हैं तो कोई उन्हें बाकायदा रिकग्नाइज नहीं किया जाता, पर फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि ऐसा होता है। अक्सरियत लड़के लड़कियां ऐसी सोच बना लेते हैं कि अज खुद वालिदैन के मशवरे के बगैर, अगरचे हमारे मुआशरे के रस्म व रवाज कुछ और हैं, लोग फिर भी दिल लगा लेते हैं और ऐसा कोई खासी मैच्योर एज में जाके नहीं करते। बल्कि छठी सातवीं जमात में लड़कियां सोच रही होती हैं कि अच्छा मेरे नाम के साथ कौन सा नाम ज़्यादा सूट करता है, एम फर्जी तौर पर नाम लिख लिख के तो अपना मन राज़ी कर रही होती हैं। या कोई सोच रही होती हैं कि एक दिन अचानक सफ़ेद घोड़े पे सवार कोई आएगा, हाथ में तलवार होगी और वो मुझे उचक कर ले जाएगा और दुनिया की तकलीफ़ों से दूर कहीं उफ़क़ के उस पार हम बहुत ही खूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। फैंटेसी, ये सारा फैंटेसी का मामला है। लड़कों के जहन में होता है कि अगर किसी लड़की से उनके ताल्लुकात होंगे तो इसका मतलब है कि उनमें कोई खसूसियात हैं, वो कोई मुमताज़ शख्स हैं, और अगर 2, 3, 4 लड़कियां उन्हें पसंद करती हैं तो उनका इम्तियाज़ बहुत ज़्यादा है। लड़कों की सेल्फ़ इस्टीम बाज़ औक़ात गलत तौर पर इस चीज़ से अटैच हो जाती है कि कितने मार के वो मारते हैं, और फिर अपने दोस्तों में वो किस तरह शान व शौकत से वो कुछ झूठे कुछ सच्चे किस्से जो हैं वो ढींगे मारते हैं। तो ये सारी ज़िंदगी एक ऐसे एल्यूजन में अपने आप को डालने वाली है जिसका कोई एंड नहीं है। जब आप किसी की मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाते हैं और आपकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता तो ये आपकी ज़िंदगी का मकसद बन जाता है। और फिर जब कोई ब्रेकअप करता है तो फिर आपको पता नहीं चलता कि मैं कौन हूँ, क्योंकि इंसान अपने मकसद से अपने आप को पहचानता है, तो पता ही नहीं होता मैं कौन हूँ। वो कहते हैं ना, बुल्लिया की जाना मैं कौन, बट द शो मस्ट गो ऑन। जब मकसद होता है ज़िंदगी का तो फिर शो आगे चलता है। सही है। ठीक, जब भी किसी को आप इस मजनू वाली हालत में देखते हैं तो फिर आप उसे यही कहते हैं ना, शो मस्ट गो ऑन, लेकिन वो कहते हैं नहीं 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 नहीं। तो क्योंकि वहाँ एक वैक्यूम होता है ना, मुकम्मल वैक्यूम होता है। जब अगर आप अपने मकसद हयात को पहले तयन कर लें तो फिर उसमें सब चीज़ें सही तरह अपने अपने मकाम पे फिट बैठना शुरू हो जाती हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत से लोगों का मकाम होता है, आपके अपने वालिदैन का मकाम होता है जो कभी कम नहीं होता किसी नए रिश्ते के आपकी ज़िंदगी में आने से। आपके बहन भाइयों का मकाम होता है, आपके दोस्त अहबाब का मकाम होता है, मुआशरे में मौसर लोग हैं, आपके गुरु हैं, उनका आपकी ज़िंदगी में मकाम होता है। लेकिन मोहब्बत इतना बेकाबू कर देती है, ये एक इतनी एक्सटेटिक फीलिंग है कि फिर वो किसी की सुनता नहीं है बंदा, और कोई लॉजिक उसे कायल नहीं कर सकती, क्योंकि ये मामला जज्बाती है और कोई समझाने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। और जो असल मकसद है यूनिवर्सिटी में जाने का, जो कि तालीम है और समझदारी सीखना है, वो कहीं बहुत पसे पुश्त रह जाता है। और ज़्यादातर ये बच्चे बड़े ब्रिलियंट होते हैं और इस बुनियाद पर हम ये बात कहते हैं कि उनके नंबर बड़े अच्छे आते हैं जी, और वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, और ये बात अच्छी खबर नहीं है। अच्छा,
ये इंटेलिजेंट होना, इस एज में बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना, ये कोई बहुत गुड न्यूज़ नहीं है। इंटेलिजेंस वैसे ही कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, तो इट्स ए मिथ। ये तो बिल्कुल पैराडाइम शिफ्ट वाली बात है। हाँ, मैं बहुत लोग मुझसे इख्तलाफ करेंगे कि जो लोग बहुत सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, फिर हम इन्हें टूटे हुए सितारों की तरह बहुत जल्द देखते हैं, क्योंकि या तो फिर आसमान पे चमकने के लिए, टंगे रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है, निगहदाश्त की ज़रूरत होती है, जो ज़्यादातर लोग नहीं करते। और जब वो सही तरह अपना ख्याल नहीं रखते, अपनी निगहदाश्त नहीं करते, तो फिर वो आसमान पे चमकते हुए सितारे टूट के तो इधर उधर में आ गिरते, इधर उधर किसी गलत जगह, किसी गलत पाँव में जा गिरते हैं। और इंटेलिजेंस को बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो इसकी हाइप क्रिएट की जाती है कि फलाना बड़ा इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंस के मुकाबले में वाइज होना, समझदार होना, यानी विजडम वर्सेस इंटेलिजेंस को अगर देखा जाए तो इंटेलिजेंस विजडम के सामने कुछ नहीं बेचती। इंटेलिजेंस सिर्फ आपको वक्ती तौर पर राहें निकालने का मौका देती है, और इसका फिर मकाम बनता है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जब आप कोई ईजाद करना चाहते हैं, कोई ज़रूरत पूरी करना चाहते हैं, तो तमाम लोग जो ईजादें करते हैं ये इंटेलिजेंट लोग ही तो होते हैं जो ईजाद करते हैं। लेकिन इंटेलिजेंस आम तौर पर जो लोग इस्तेमाल करते हैं तो ये वक्ती ज़रूरतों को, क्विक फिक्सेस को करने के लिए होती हैं। ये जुगाड़ होते हैं जो हम इंटेलिजेंस की मदद से करते हैं। आप कैसे रेट करेंगे अगर किसी के एबिलिटीज़ हैं और दूसरी तरफ उसका जो है मूड थोड़ा सा कंट्रोल कम है, हाउ वुड यू रेट? देखिए, एबिलिटीज़ तो तीसरा फैक्टर है ना। पहला फैक्टर आपने जहानत की बात की, मैंने बताया कि जहानत जुगाड़ की तरफ ज़्यादा हमें माइल करती है, कहती है ये अभी शॉर्टकट से तुम ये कर सकते हो। अकल हमेशा हमें बताती है कि इन दी लॉन्ग रन फ़ायदा होगा, ये करो। अकल, समझदारी, दूसरों के तजर्बात से फ़ायदा उठाना, ये हमें अकल से पता चलता है कि आगे चल के इसका क्या नतीजा निकलेगा। और एबिलिटीज़ जो हैं वो इन दोनों के दरमियान की एक स्टेज है जो कि ज़िंदगी में अगर आप तजर्बा करते हैं तो आपकी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं तो आपकी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, अगर आप तालीम हासिल करते हैं टेक्निकल या दूसरी तो उससे आपकी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, अगर आप कम्युनिकेशन स्किल्स पे तवज्जो देते हैं तो उससे आपकी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं, अगर आप लाइफ स्किल्स पे तवज्जो देते हैं, एग्जेक्टिव स्किल्स पे तवज्जो देते हैं तो उससे भी आपकी एबिलिटीज़ बढ़ती हैं। सो एबिलिटीज़ आहिस्ता आहिस्ता इंसान को विजडम की तरफ ले जाती हैं, पर ऐसा लाजिम नहीं है। विजडम की तरफ जाने के लिए सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि हमारी जहानत कोई बहुत बड़ा असासा नहीं है, क्योंकि अगर हमें पता चल जाए कि हमारे पास बहुत बड़ा असासा है जी और हम मुतमिन हो जाएं तो फिर हम इसे हरफ़े आखिर समझ लेते हैं और विजडम की तरफ जो अपना सफ़र है उसका आगाज़ ही नहीं करते। और अगर कोई अच्छा मशवरा भी दे तो हम अपनी जहानत के बुलबुते पर उसके मशवरे को रद्द कर देते हैं, चाहे वो हमारे उस्ताद हों या वालिदैन हों या मुआशरे में कोई गुरु हों, तो उनकी बातों को फिर हम ज़्यादा सुनते नहीं हैं। और अगर सामने हाँ जी भी कहें तो पसे पर्दा हम समझते हैं कि अगर इनको स्मार्टफोन सही तरह यूज़ करना नहीं आता या इनको कंप्यूटर की जो निटी-ग्रिटीज़ हैं उनका नहीं पता तो कोई ये इतने सियाने नहीं है। हालांकि वो एक टेक्निकल नॉलेज है जो ज़्यादातर जो वाइज लोग होते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो टेक्निकली बिजली का फ्यूज़ भी लगा सकते हों या वो कोई ऐसा काम कर सकते हों जिसके लिए कोई महारत या मशक दरकार है, लेकिन विजडम का मतलब ये है कि उनके नज़रियात ठोस होने चाहिए। विजडम का मतलब ये है कि वो फ्यूचर में झांक सकें, वो ज़िंदगी को लम्हा बलम्हा अनफोल्ड होते हुए देख सकें। और विजडम है असल सरमाया जो आप एक्यूमुलेट करते हैं। फिर हार्डवर्क एक चीज़ है। अच्छा, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की एक चीज़ है। तो आप देखें एक ज़िंदगी कितनी चीज़ों से भरी हुई है, और अगर हम खाली अपनी इंटेलिजेंस पे ही मान करते रहें
और दूसरों को हम अपने मुकाबले में कम अकल समझें या कम ज़हीन समझें, तो फिर हमारे हर कदम के आगे एक खाई हो सकती है। तो यूनिवर्सिटी में भी ऐसे मामलात होते हैं, टीचर्स की आंखों के सामने ये सब कुछ हो रहा होता है और स्टूडेंट्स के ग्रेड्स गिर रहे होते हैं, टीचर्स उनसे बाज़ पुरस कर रहे होते हैं, फिर बाज़ टीचर्स ज़रा ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, बातचीत करते हैं स्टूडेंट से, तो वो उन्हें इस तरह की हकीकतें बताते हैं कि किस तरह उनका दिल तोड़ दिया गया है और ऐसे लगता है कि दुनिया अंधेर हो गई है और आहें भरना और जिस्मानी तकलीफ़ों में से गुज़रना, ये ज़्यादातर इस वजह से होता है कि सेरोटोनिन के लेवल नीचे चले जाते हैं। यानी सेरोटोनिन एक ऐसा केमिकल है जो हमें खुश रखता है, हमें डिप्रेशन से बचाता है। ये इत्मीनान भरी खुशी जो हमें होती है, जिसे सुकून कहते हैं, ये सेरोटोनिन की बुनियाद पर होती है। लेकिन पुरजोश किस्म की खुशी जो हमें नाच गाने पे मजबूर करती है, वो डोपामिन की वजह से होती है और एड्रेनलिन की वजह से होती है। और जब ब्रेकअप होता है तो एक्चुअली ऐसे केमिकल जिन्हें नापा तोला जा सकता है वो नीचे आ जाते हैं और एक डिप्रेशन की सी स्टेट पैदा हो जाती है, जिसका जो लेटेस्ट इलाज दुनिया में डेवलप हो रहा है, अगरचे वो हर एक को अभी मैसर नहीं, वो ये है कि जो हमारा ये जो फ्रंटल कॉर्टेक्स है, इसके जो डीप रीजन्स हैं उसमें स्टिमुलेशन बजरिया इलेक्ट्रोड्स देने से इंसान ये जो ब्रेकअप का गम है या विड्रॉल है उसमें से निकल आता है और सुलगन ख़त्म हो जाती है और वो ज़िंदगी की गहमा गहमी में दोबारा शरीक हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों को अभी जो इलाज, ये मैं दो कौमों में कह रहा हूँ, जो मैसर है वो है कि ड्रग्स कर ली, अल्कोहल कर ली, पार्टी में चले गए, फटाफट किसी और से दिल लगा लिया। ये सब ट्रैप्स हैं जिनके अंदर हम फंस जाते हैं और आसमान से गिर के खजूर में अटक जाते हैं। जहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ में बिज़नेस पढ़ाया जाता है और फ़नून लतीफ़ा पढ़ाए जाते हैं और मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, ये क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि जब कोई नेचुरल आउटकम है, शायद वो कुछ ऐसे ईयर्स होते हैं, यूथ होता है और उसमें लव अफेयर्स हो जाते हैं, तो हाउ टू डू इट एमिकेबली एंड नॉट टू फॉल इन दैट ट्रैप एंड नॉट टू सफ़र। देखिए, यूनिवर्सिटी में अगर पढ़ाया जाएगा ये सब्जेक्ट तो ये तो ऑलरेडी डिलेड होगा। यूनिवर्सिटी में इस तरह की तालीम के अपने जीवन साथी की तलाश कैसे करें या रोमांटिक जो रिलेशनशिप है वो उसमें कैसे आगे बढ़े, तो ये यूनिवर्सिटी में अगर जाके पढ़ाया जाएगा तो ये काफ़ी लेट हो चुका होगा। यूनिवर्सिटी से काफ़ी पहले थोड़ी थोड़ी तालीम इस हवाले से दी जानी चाहिए। और जैसे मैं पहले अर्ज़ कर रहा था कि जब हम किसी चीज़ को रद्द कर देते हैं और फिर शाये अवे कर जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मसला हल हो गया, इसका मतलब आमतौर पर होता है कि मामला बिगड़ जाएगा। अब आप देखें कि यूरोप में, अमेरिका में और पाकिस्तान में सभी जगह जब लोग बलूगत को पहुंचते हैं तो वो ऐसे रिश्तों की तलाश में निकलते हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर इसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता या पसंद नहीं किया जाता और सरफेस के नीचे ये सारी एक्टिविटी होती है जिसमें 90% से ज़्यादा फैमिलीज़ पाकिस्तान में अभी भी इसको अलाउ नहीं करती बाकायदा, या इसके बारे में कंसेंट नहीं होती फैमिली की या पेरेंट्स की कि आप ऐसा कर सकते हैं। और जब बच्चे या नौजवान लड़के लड़कियां ऐसा करते हैं तो वो एक खुफिया एक्टिविटी होती है जिसमें वो किसी से मशवरा भी नहीं कर सकते। लेकिन ये ज़िंदगी की एक हकीकत है कि हमारे माशरे में भी जो कि निस्बतन दुनिया में ये जो थर्ड वर्ल्ड है ये कंजर्वेटिव जगह है और इसमें भी लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जैसे शहरों की बजाय अगर आप छोटे शहरों को देखें या गांव देहात में देखें तो वहाँ भी ये इसी शिद्दत और फ्रीक्वेंसी के साथ ये सिलसिले चल रहे होते हैं और ज़्यादा खुफिया होकर चल रहे होते हैं और ज़्यादा ख़राबियाँ इसमें मौजूद होती हैं, क्योंकि ये मामला जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर का होता है इसके पीछे केमिकल्स का बड़ा हाथ होता है और ये मोहब्बत के मामले में भी कई तरफ से न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल्स और हार्मोन्स पसे पर्दा बहुत ज़ोर से काम कर रहे होते हैं और जब हम इसको बिल्कुल ममनू करार देते हैं और
कोई गाइडेंस फराहम नहीं करते, कोई ऐसा लिटरेचर नहीं बनाते कि लोगों को पता चल सके कि जीवन साथी का इंतखाब किस उम्र में करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं, देखभाल कैसे करें। देखिए जैसे यूरोप और अमेरिका में होता है तो एक डेटिंग का सिस्टम है, और हमारे यहाँ लोग ये भी नहीं बुनियादी तौर पर समझते कि डेटिंग का मतलब कोई रोमांटिक मुलाकात नहीं होती। डेटिंग का मतलब है कि कोई लड़की और लड़का आपस में मिलते हैं और वो एक फिजिबिलिटी पे गौर करते हैं कि क्या आगे फ्यूचर में वो जीवन साथी बन सकते हैं कि नहीं। इसमें भी रोमांस का उनसर या छूना या इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती। और डेटिंग के दौर में एक लड़की या लड़का एक से ज़्यादा लड़की और लड़कों से वो ये देखभाल कर रहे होते हैं कि किसे पिक करना है, किसे चूज़ करना है। हमारे यहाँ थोड़ी उल्टी गंगा बहाई जाती है कि सबसे पहले दिलो जान से फ़दा हो जाते हैं, फिर हम कहते हैं हम जी ही नहीं सकते तुम्हारे बगैर, और उसके बाद हमें हकीकतें खुल के सामने आती हैं कि ये कितना कठिन मामला है और कितना मुश्किल मामला है। और जो हम मुंतखब चीज़ पहले कर लेते हैं और उसके अंदर फिर हम अपनी मर्ज़ी तलाश करते हैं, फिर उसमें हम अपनी मर्ज़ी ठोंसते हैं, फिर हम मजबूर करते हैं दूसरे को कि तुम हमारे हस्बे मंशा बदल जाओ शादी से पहले या शादी के बाद। और लोगों को वो नहीं रहने दिया जाता जो लोग खुद से अपनी ज़ात में रहना चाहते हैं, और उन्हें बदलने पे मजबूर किया जाता है। और आम तौर पर जब लोग किसी से दिल लगाते हैं तो उन्हें कुछ चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो उन्हें सूट नहीं करती या उनके ख्याल में मुनासिब नहीं होती, तो वो बड़े एतमाद से कहते हैं कि हम बदल लेंगे अपनी मोहब्बत से। और उन्हें ये नहीं पता होता कि बदलना कहते किस चिड़िया को हैं और अपने आप को कैसे बदलते हैं, और इससे भी ज़्यादा मुश्किल है कि फिर दूसरों को कैसे बदलते हैं। और जब वो बदल नहीं पाते तो फिर एक दूसरे से बदला लेने पे आ जाते हैं। हाँ, ये फिर वो मामलात ब्रेकअप की तरफ चले जाते हैं। और ब्रेकअप बड़ी तकलीफ़ दह चीज़ है, क्योंकि जब आप किसी को अपनी कुल कायनात समझ लेते हैं और अपने ज़हन से हर एक को पसे पुश डाल देते हैं जी, और वो जो आपकी तमन्नाओं का मरकज़ है वो किसी वक्त दूर हो जाता है या छोड़ जाता है या आप उसे छोड़ देते हैं, तो एक इतना बड़ा खला पैदा हो जाता है कि जिससे तड़पना सुलगना ये रोज़मर्रा का मामूल बन जाता है। फिर इस तरह के सारे अफसानवी किस्से रोमानवी नावल हमें गाइडेंस फराहम करते हैं, फिल्मों से हम जीना सीखते हैं। लेकिन फिल्मों में तो हैप्पी एंडिंग हो जाती है अक्सर, पर रियल लाइफ में ये मामला थोड़े मुश्किल हो जाते झेलने पड़ जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें ये भी एक जहन में बात आ रही थी कि फैमिली लाइफ जो है अगर वो बड़ी कोहेरेंसी हो आपस में माँ बाप के साथ और एक माहौल अच्छा हो, साजगार हो, और टीचर्स के साथ भी कुछ तरह की अच्छी आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, तो ऐसे मसाइल अगर हम टीचर्स से, अपने बड़े से, अपने गुरु से, अपने मेंटर से, अपने पेरेंट्स से, अपनी वालिदा से, अपने फादर से डिस्कस करें तो कोई इसका अच्छा मस्बत नतीजा निकल सकता है। बहुत अच्छा नतीजा निकल सकता है कि जब आप मुख्तलिफ रिश्तों में बंधे होते हैं तो उन रिश्तों को कभी भी कता नहीं करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने किसी से मोहब्बत अपना ली है या किसी को जीवन साथी बनाने का सोचा है तो फिर अपने दीगर रिश्तों को मुस्तहकम रखें आप जी। उसका मतलब ये नहीं कि बाकी रिश्तों को आप कता कर दें। आप इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन उस पोजीशन को आप तस्लीम करते हैं। अच्छा, अगर कोई हमारे माशरे में ऐसे काम आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अक्सरियत के साथ होते हैं कि लोग अपनी टीन एज में ऐसे रिश्तों का तसव्वुर पालते हैं और इसको बहुत नॉर्मल समझा जाता है, और टीन एजर्स आपस में ये बातें शेयर भी करते हैं। फिल्मों में और गानों में भी इसका हमें बर्ताव नज़र आता है जी। लेकिन ख़ास हमारे अपने बच्चों की ज़िंदगी में हम इसको डिस्कस नहीं करना चाहते। खुसूसन लड़कियों के मामले में हमारा यहाँ भी थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन का मामला है कि हमें ये तो बाज़ औक़ात फ़ख्र सा महसूस होता है कि हमारे बेटे का कोई किसी के साथ अफेयर है और हम उसको बड़े मजाक में या बड़े एतमाद से बात करते हैं, लेकिन बेटी के मामले में फिर हम इसमें वो हमारे वो गैरत के इश्यूज़ आ जाते हैं और ऐसा मुदब्बर उम्र में जाके महसूस होने लगता है, जबकि अपनी ख़ास उम्र में हम सब वो कोताहियाँ करते रहे होते हैं जो हमारे सामने हमारे बच्चे
टीनेजर या उससे ज़्यादा उम्र के बच्चे करते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा आग बबूला होने की कोई ज़रूरत नहीं होती। बच्चे जो हैं उनको मौका देना चाहिए कि वो आपसे बात करें और आप उन्हें रहनुमाई फ़राहम करें, उन्हें ऐसा एजुकेशनल मटेरियल फ़राहम करें कि उन्हें पता हो कि जिस रास्ते पर वो कदम रख रहे हैं उसमें कौन से मुश्किल मकाम आते हैं और कौन सी एहतियातें हैं कि जो पहले करने की ज़रूरत है। अगर पहले आप फैसला कर लें कि आप किसी के बगैर जी ही नहीं सकते और बाद में आपको पता चले कि बहुत सी फिजिबिलिटी जो है वो इनकम्प्लीट है और ऐसा मुमकिन नहीं कि आप किसी के साथ अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें जी, तो फिर कैसे यू टर्न लेना है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं होती। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं साइना नसीब बात कर रही हूँ। आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह पे करने का। यू मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सदाकत। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैंने आज स्पेशल जो फोन किया है ना वो आपके सॉन्ग के लिए किया है। ये जो आपने सॉन्ग बनाया ना धुआं आपके इंस्ट्रक्शंस के साथ, तो वो बहुत ही जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया। बहुत जबरदस्त की वीडियो आप कह रहे हैं वीडियो भी बनानी है तो उसका इंतजार है कि वो भी बहुत शानदार सी हो वीडियो। अगर आप थोड़ा वक्त निकालें, थोड़ा हिम्मत करें तो यू कैन बी पार्ट ऑफ इट। बिल्कुल मेरे ज़हन में वैसे आ रहा था इसके बारे में कि वीडियो होनी कैसी चाहिए जी, तो पसे पर्दा भी और पर्दा पे भी जो है कोशिश तो की जा मुश्किल में ना डालें इजाज़त। अच्छा जी ठीक है, ओके ठीक है जी जी। हाँ जी, वो जो इसके मतलब मेरे ज़हन में आ तो रहे हैं कुछ इसके वीडियो के क्लिप कैसे होना चाहिए। तो आप में है डायरेक्टोरियल एबिलिटीज हैं आप में? बात ये है कि वो कभी गरूर ही नहीं किया? नहीं कभी नहीं गरूर नहीं किया कभी इस तरह मतलब काम इतना ज़्यादा किया नहीं है, लेकिन ये है कि स्कूल में और मैं जब टीचिंग भी कर रही थी तो मैंने इस किस्म के कामों में पार्टिसिपेट थोड़ा बहुत किया होगा। अच्छा तो कुछ ऐसे भी है कि बाय नेचर ये चीज़ हो सकती है। जी जी। मेरे जो है दादा वो फिल्म इंडस्ट्री के साथ उनका लिंक था। अच्छा जो पंजाबी फिल्म राइटर थे वो, जी तो जी। पाकिस्तान की पहली पंजाबी फिल्म है वो उन्होंने लिखी हुई है। अच्छा और सुना होगा आपने वो गाना नींबुआ दा जोड़ा, जी। तो वो मेरे दादा वो ने लिखा हुआ। अच्छा माशाल्लाह, वाह जी वाह, जबरदस्त, वेरी नाइस वेरी तो नाइस। इसलिए इस तरह जो है ना इस फिल्म की थोड़ा बहुत लिंक है। ये फिल्म interest है 30 और मार खान का था। ये डॉक्टर सदाकत कह रहे हैं कि फिल्म थी 30 मार खान। 30 मार खान, हाँ जी, जी बच्चा इनको याद है। जी, डॉक्टर साहब ने फौरन बता दिया है। हाँ जी बिल्कुल यही थी फिल्म और मेरे दादा वो का नाम बाबा आलम शाह होश। बाबा आलम हाँ, साहब। ही वॉज ए वेरी पॉपुलर सॉन्ग राइटर। हाँ जी अगेन डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि ही वॉज अ वेरी पॉपुलर सॉन्ग राइटर। हाँ जी। थैंक यू वेरी मच साइमा। अपने टाइम के वो बहुत मशहूर थे, तो मैं वैसे कोशिश करूंगी अगर मुझे डॉक्टर सलाह का टाइम दे तो मैं अपने आइडियाज बताना चाहूंगी। जी मोस्ट वेलकम, आप प्लीज जरूर तशरीफ लाइए और हम जो है इस पे स्टोरी बोर्ड पे काम करेंगे। इंशाल्लाह। आपका बहुत शुक्रिया कॉल करने का, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह। अच्छा, अब मैं आता हूँ याद जी यू टर्न की आप बात कर रहे थे। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि जो प्रोफेसर हैं उन्होंने हमें बताया कि रहनुमाई कैसे दें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर कोई चीज़ आपने खुशियों के लिए चुनी थी और वो चीज़ आपको खुशी नहीं दे रही है तो ब्रेकअप से डरने की ज़रूरत नहीं है। ये इससे कोई आपकी दुनिया अंधेर नहीं हो जाएगी। इट्स नॉट द एंड ऑफ। और अगर आप रीयूनियन की तरफ जाना चाहते हैं तो वो भी एक चॉइस है और मेरिट के ऊपर होनी चाहिए, मजबूरी के ऊपर नहीं होनी चाहिए कि आप किसी के बगैर रह नहीं सकते। सो आप चाहते हैं आपको खुशियां मिलें, आप पुरजोश होना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप एक्सटेटिक फीलिंग में जाना चाहते हैं, लेकिन अब आपकी मोहब्बत रोग बन गई है और आप अलग होते हुए भी डरते हैं और साथ ज़िंदगी गुजारते हुए भी डरते हैं। तो उसमें यह है कि अगर कोई चीज़ आपकी ज़िंदगी में बेहतरी की तरफ आपको लेके जा रही है तो आप उसे परस्यू करते रहें, लेकिन कोई चीज़ अगर आपको गर्क कर रही है, आपको परेशान कर रही है और आपको डाउन हिल ले जा रही है, मसलन ब्रेकअप, तो आपको उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब ब्रेकअप होता है तो एक खला पैदा होता है और
वो बंदा जो आपको सूट नहीं कर रहा था, या वो शख्सियत जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात पैदा कर रही थी, जब वो शख्सियत आपकी ज़िंदगी से निकल जाती है तो वो जगह खाली कर देती है किसी बेहतर इंसान के लिए, और आप मेरिट पे सोच समझ के फ़ैसला करते हैं और फिर अपने लिए मदद हासिल करते हैं। जैसे एडिक्शन में आपको मदद की ज़रूरत होती है, और डिवोर्स के बाद भी जैसे लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, बेवगी के बाद भी मदद की ज़रूरत होती है, तो ये ब्रेकअप भी छोटी मोटी डिवोर्स और छोटी मोटी बेवगी होती है। और आप देखते हैं कि चूँकि डिवोर्स और जो बेवगी है वो एक रियल लाइफ इवेंट है, और आप देखते हैं कि ज़्यादातर ख़वातीन या हजरात जब उनकी ज़िंदगी का साथी दुनिया से चला जाता है तो जल्द या बदेर वो अपनी ज़िंदगी को उस डगर पे चलता रखते हैं जो पहले चल रही थी, और कुछ लोग इस मुसीबत में फंसे रहते हैं। उन्हें मदद की ज़रूरत होती है, बाज़ औक़ात उन्हें अद्वियात की भी ज़रूरत होती है, एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत होती है, जो हमारे जिस्म में खुसूसन ऐसी एंटी डिप्रेसेंट की ज़रूरत होती है जो हमारे जिस्म के अंदर सेरोटोनिन का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें, उसके री अपटेक में मदद कर सकें, उसकी रोकथाम कर सकें, उसको इकट्ठा कर सकें जी। और बहुत सी आसान ड्रिल्स हैं। ये ओसीडी की तरह भी होती है मोहब्बत, जिसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, जिसे वहमीपन कहते हैं। तो ये मोहब्बत एक वहम का नाम भी होता है, और बार बार दिल तड़पता है, उस जानिब झुकाव होता है अपने नॉर्थ की तरफ, अपने स्टार की तरफ। तो फिर ये काबिल इलाज चीज़ भी है। आप समझ जाएं कि ये आप नहीं हैं, ये आपके ब्रेन का खलल है, ये आपके दिमाग का खलल है। वो कहते हैं जिसको इश्क, ये खलल है दिमाग का। अंदाज़ा करें कि सैकड़ों साल पहले शुरा ने कितनी अच्छे तरीके से इंसान के जहन में पाए जाने वाले जो खलल हैं उनकी वजाहत की। जैसे मिर्ज़ा गालिब इस मामले में यद-ए-तूला रखते थे कि जितने साइकेट्रिक डिसऑर्डर हैं वो उनकी वजाहत करते रहते थे, क्योंकि वो उनके अंदर की फीलिंग्स थी, वो उनके अंदर से उभरती थी चीज़ें। उन्होंने बताया कि बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, और इन्हें वे जब मोहब्बत ताज़ा हुई होती है तो हल्का फुल्का बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। ये जो इलेशन होती है ये रियल नहीं होती। और आप यूँ समझें कि ये जो इश्क का मामला है जो ब्रेकअप में तकलीफ़ देता है, तो आप समझे कि कई साइकेट्रिक डिसऑर्डर छोटी छोटी शक्ल में इकट्ठे होकर इंसान को परेशान करने लगते हैं, और ये काबिल इलाज इमराज हैं। अमराज हैं, ये भी मर्ज है जी। और सबसे पहले जो भी शख्स इस दुनिया में कदम रखना चाहता है, मोहब्बत की दुनिया में, तो पहले इसका इल्म हासिल करे कि किसी जर्क के साथ अपने आप को उलझा ना ले, किसी गलत बंदे के साथ, किसी लूज़र के साथ ना अपने आप को उलझा ले, क्योंकि ज़्यादातर लूज़र्स के पास टाइम बड़ा होता है और वो टाइम इन्वेस्ट करते हैं, तो वही ज़्यादा इस काम मामले में आगे बढ़ते हैं लड़के। तो लड़कियों को खुसूसन एहतियात की ज़रूरत है कि जो लूज़र्स से ज़रा बच के रहें, और अपनी ज़िंदगी को किसी से वाबस्ता करने के हवाले से ज़रा सोच समझ के कदम उठाने की ज़रूरत है। ये पर्सनल मार्केटिंग है ना आपकी। देखें ना, जब आप जीवन साथी चुनते हैं तो ये भी पहले आप मार्केटिंग करते हैं, और फिर जो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो आप उनके खसूसियात पे नज़र रखते हैं, फिर आप देखते हैं कि कौन आपको ज़्यादा। तो ये अगरचे जज्बाती मामला है, लेकिन इसको मंतक से स्टार्ट करना चाहिए और इंतहा जज्बात पे करना चाहिए। अगर आपने इंतहा जो है जज्बात पे की, यानी इब्तदा ही जज्बात पे की और इंतहा आप मंतक पे करेंगे, तो फिर बहुत आंसू निकलेंगे, फिर बहुत तकलीफ होगी, फिर आप बहुत आहें भरेंगे। सो यूनिवर्सिटी जाने का मेन मकसद क्या है? तालीम प्रोबेबली। तो पहली बात तो यह है कि आप अपने मकसद हयात जिसके लिए आप यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो उसके ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए, और अपनी तालीम के ऊपर फोकस रखते हुए फिर जब आप महसूस करें कि आपके सामने या कुर्ब में कोई ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में आप मुस्बत तौर पर मुतासर हैं। एक होता है मनफी तौर पर मुतासर होना, तो मुस्बत तौर पर जब आप मुतासर होते हैं और एकदम नहीं, कुछ लंबे अरसे तक आप किसी के ख्वास पे नज़र रखते हैं,
बहुत वक्त होता है यूनिवर्सिटी में आपके पास इस फैसले तक पहुंचने के लिए कि आपने आगे बढ़ना है कि वहीं रुक जाना है कि पीछे हटना है। सो एक तो अपने मकसद से आपको वफादार होना चाहिए कि आप यूनिवर्सिटी आए क्यों थे। ठीक है। फिर आपकी ज़िंदगी का एक लार्जर पर्सपेक्टिव भी होता है कि आखिर आप इस दुनिया में क्या करना चाहते हैं, और वो दूर तक एक मकसद आपको अपनी तरफ जब अट्रैक्ट करता है तो फिर आपकी ज़िंदगी अलाइंड हो जाती है और आप उसकी लाइन पे गोल सेट करना शुरू करते हैं, और इससे आपको बोरियत नहीं होती। जब आप गोल सेट करते हैं और उनकी तरफ आपका सफ़र चलता है तो आपको बोरियत नहीं होती, आपको बहुत ज़्यादा इस किस्म की सतही कैफियत की ज़रूरत नहीं रहती जो कि ये नौजवानी में मोहब्बत से मिलती है। तो आप ठोस बुनियादों पर लाइफ पार्टनर का इंतखाब करते हैं, और हर शख्स का हक है कि वो अपनी ज़िंदगी में अपने मनपसंद लाइफ पार्टनर का इंतखाब करे और कोई उसके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती ना करे। पर ये मामला फहमी का मामला है, ये अक्ल व दानिश का मामला है, ये तैयारी का मामला है, समझदारी का मामला है। जब आप इस जानिब कदम रखने के काबिल हो जाएं, जो टीन एज के अंदर तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जब आप तालीम ख़त्म करने के करीब जा रहे होते हैं तो इस किस्म की सोचें सजती हैं, लेकिन अभी आप वो कहते हैं ना पंजाबी में, पा ना पड़ी तो वक्त न पड़ी, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी सेल्फ़ इस्टीम अमूमन नीचे होती है माशरों में। हम अपने बच्चों की सेल्फ़ इस्टीम पे काम नहीं करते, बस शुरू के 2-3 साल उनकी हम तारीफ़ करते हैं और फिर हम उनमें नक्स निकालना शुरू कर देते हैं, और बच्चों को हम बार बार बताते हैं कि यू अमाउंट टू बी नथिंग, कुछ ख़ास नहीं हो, तुम खेद दो बस, ऐसे ही हो। तो ये जो सेल्फ़ इस्टीम हमारी नीचे हो जाती है, इससे बड़ा सहारा मिलता है कि कोई हमें चाहता है, कोई हमारे बगैर रह नहीं सकता, कोई लव यू या मिस यू का मैसेज भेजता है, तो हमारे अंदर एकदम डोपामीन ओवरफ्लो करने लगती है और ज़िंदगी बहुत मज़े की लगने लगती है। लेकिन शाइबा है, ये वहमा है, तो इससे ज़रा बचने की ज़रूरत होगी। इसमें ख़राबी कोई नहीं है मोहब्बत में, पर जो काम कर, आप गाड़ी चलाना चाहते हैं तो पहले चलाना तो सीख लेना। ये तो नहीं कि बस आपने बैठे और शुरू हो गए और स्पीड चलने शुरू हो गए, तो इससे नहीं। जो काम भी करें सोच समझ के करें, और आगे के फ्यूचर में झांक लें और फिजिबिलिटी देख लें और उस पर कोई मालूमात हासिल कर लें। आजकल तो गूगल पे, यूट्यूब पे हर तरह की गाइडेंस मैसर है, और इन्फॉर्म्ड चॉइसेस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो कदम बढ़ा रहा हूँ इसका नतीजा ये निकलेगा जो मुझे कबूल है, क्योंकि जो भी नतीजा निकलेगा वो आपको लेना पड़ेगा, कोई और आपके लिए शायद वो भुगतान नहीं भुगतना चाहेगा। और जो कुछ आप करेंगे वही, ये कॉज एंड इफ़ेक्ट की दुनिया है, जो आप करेंगे वो नतीजा आपके सामने आएगा। और कभी कभी आपके वालिदैन आपकी मुसीबतें अपने सर पे ले भी लेते हैं, लेकिन आपके वालिदैन हमेशा साथ रहने वाले नहीं हैं। आपको अपनी ज़िंदगी का बोझ तो ख़ुद ही उठाना पड़ेगा। सो हमेशा सोच समझ के कदम आगे बढ़ाना चाहिए, और अपनी ज़िंदगी की जो तरजीहात हैं जी, उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अपने ताल्लुकात को भी आपको चाहिए कि सरमाया ही समझें, और किसी ताल्लुक़ को किसी और ताल्लुक़ की वजह से भी कुर्बान नहीं करना चाहिए। और जो लोग पोजेसिव होते हैं जी, या जो ऐसे तोते होते हैं कि जिन्हें यहाँ बिठाओ और वो कंधे पे आ बैठे हैं, तो इनसे भी थोड़ा बचना चाहिए। कभी हम इस मौजू पे भी बात करेंगे कि हाउ टू अवॉइड मैरिंग ए जर्क, कैसे बचें ऐसे नामुराद लोगों से जो ज़िंदगी को ख़राब करके रख देते हैं, ग्रहण लगा देते हैं। अच्छा, ये जो प्रोफेसर साहब हैं जैसे ये बात कर रहे थे, व्हाट कैन टीचर्स डू अबाउट दिस थिंग दैट इज़ हैपनिंग राइट अंडर देयर नोज, एकेडमिक्स में और एजुकेटर्स? आइडियल मौका है कि आपके सामने एक क्लास है जिसमें काफ़ी बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और आप जनरली बात कर रहे हैं, तो जिसके लिए आप बात कर रहे हैं किसी नदामत के बगैर उसके दिल में उतर सकती है, बजाय इसके कि आप किसी को अलग से अपने दफ्तर में बुला के बताएं कि आप उसकी ज़िंदगी में ये मामला देख रहे हैं और आपको ये सही नहीं लग रहा, तो लोग डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन जब आप एक ग्रुप से बात कर रहे होते हैं और आप हर एक की ज़रूरत को थोड़ा बहुत पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप जानते हैं आजकल तमाम टेक्निकल सब्जेक्ट्स रस्मन ही पढ़ाए जाते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, किताबों में और गूगल पे और इंटरनेट पे हर शय आपको मिल जाती है।
तो जो फैक्ट्स हैं किसी सब्जेक्ट के वो स्टूडेंट्स जब चाहें हासिल कर सकते हैं, अपने बुक से हासिल कर सकते हैं, गूगल से हासिल कर सकते हैं, लेकिन जो हकीकी रहनुमाई है वो उनको अपने प्रोफेसर से मिल सकती है, वालिदैन से मिल सकती है, अहबाब से मिल सकती है। और हर स्टूडेंट को अपनी ज़िंदगी में गुरु की तलाश ज़रूर करनी चाहिए जी। और गुरु की तलाश भी किसी एक मामले में नहीं करनी चाहिए। किसी को हेल्थ के मामले में, किसी को वेल्थ के मामले में गुरु बना लें, किसी को लाइफ पार्टनर चुनने के हवाले से, किसी को दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए आप गुरु बना सकते हैं, किसी को आप सोशल वर्क में गुरु बना सकते हैं, किसी को आप ज़िंदगी में सुकून को बढ़ाने के लिए गुरु बना सकते हैं। तो आज की ज़िंदगी अगर आप खूबसूरत बनाना चाहते हैं या ज़िंदगी के ज़बरदस्त खिलाड़ी बनना चाहते हैं तो फिर आपको कोचेज़ की ज़रूरत होगी, फिर आपको काउंसलर्स की ज़रूरत होगी, फिर आपको एक खुला दिमाग रखना होगा कि बेहतरी की गुंजाइश हर वक्त बाकी रहती है। और जो सबसे बेहतरीन चीज़ है वो ये सलाहियत है जो एक लाइफ स्किल है जिसे हम मेटाकॉग्निशन कहते हैं, कि अपने आप को लम्हा बलम्हा ऑब्ज़र्व करना, अपने रवैयों को हर गुज़रते हुए लम्हे के साथ इवेल्यूएट करना, ये सीखने का काम है। जब आप एक दफ़ा सीख लेते हैं तो आपको ज़्यादा गौर नहीं करना पड़ता। जैसे आप गाड़ी चलाना सीख लेते हैं तो फिर आप देखभाल के गियर नहीं लगाते, आपको पता होता है कि कब गियर लगाना है और आप एक ओवरऑल ड्राइविंग बहुत आसानी से कर रहे होते हैं। तो ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए भी हमें अपने रवैयों पर नज़र रखना सीखना होगा, और एक दफ़ा हम ये सीख लेते हैं तो बड़ी आसानियाँ पैदा हो जाती हैं और हम पछतावों से बच जाते हैं। सर, आज के प्रोग्राम का आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगा कि जब किसी का एक दफ़ा ब्रेकअप होता है, किसी लड़की का या लड़के का, और वो ढूंढता है फिर रिबाउंड में किसी और की मोहब्बत उठा लेता है और या ड्रग्स पे चला जाता है, इस फिनोमेना पे भी ज़रा थोड़ा। ये लूज़र्स चॉइस है कि अभी आपका एक ब्रेकअप हुआ है और आप अपने न्यूरोट्रांसमीटर्स को नामुनासिब तरीके से बहाल करना चाहते हैं तो किसी और लव अफेयर में चले जाते हैं, और ऐसे मौके की तलाश में कई शिकारी रहते हैं जिनसे बचने की ज़रूरत होती है। तो एक ब्रेकअप के बाद आपको उसके ग्रीफ से रिकवर करने की ज़रूरत होती है। हमें हर सदमे से बहाल होने की ज़रूरत होती है। कोई नुकसान हो जाए तो फिर एक कोई प्रोसेस है जो कि 3 माह से 6 माह तक, और बाज़ लोगों को इसमें 1 साल चाहिए। तो हमें कुछ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत होती है। हमें माजी में उस रिलेशनशिप का मज़ा लेने की बजाय उस पर रिफ़्लेक्ट करने की ज़रूरत होती है कि उसमें कहाँ कहाँ ख़राबी थी, और उससे नताइज अख़ज़ करते हुए किसी की मदद से हम आइंदा एक प्लानिंग कर सकते हैं देखभाल के। वो कहते हैं ना, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। अच्छा, एक तो ये कि दोबारा आपने जीवन साथी तलाश करना है, बिल्कुल अच्छी बात है। तो उसके लिए पहले तैयारी नहीं की थी, ठोकर खा के सीखा, तो ये भी कोई दुनिया में अनोखा तरीका नहीं है। आमतौर पर लोग ठोकर खा के सीखते हैं, पर ज़्यादा समझदार लोग ठोकर खाने की बजाय पहले से देखभाल के कदम आगे बढ़ाते हैं और ठोकर खाए बगैर दूसरों के तजर्बे से सीखते हैं। अब दूसरा जो ड्रग्स का मामला है कि हम ड्रग्स करेंगे तो लोग हम पे तरस खाएंगे और लोग हमसे मोहब्बत करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर आप ड्रग्स करेंगे तो लोग बहुत लानत मुलामत करेंगे, लोग बहुत बुरा भला कहेंगे, आपकी इज़्ज़त नहीं करेंगे। तो जो मर्ज़ी हम कहें कि जी ये एक बीमारी है तो इज़्ज़त करनी चाहिए सब कुछ, पर हकीकत में मुआशरा ड्रग्स करने वालों की कभी इज़्ज़त नहीं करता और ड्रग्स करने वालों का कोई फ्यूचर नहीं होता। मैं आपको 40 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी के ज़हन में कोई ड्रग्स वगैरह के बारे में कोई फैंटेसी है तो उसमें से निकल आएँ। जो लोग ड्रग्स करते हैं उनका कोई फ्यूचर नहीं होता। आप कितने ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपको कितना भी वहम हो, अमली तौर पर अगर आप ड्रग्स करते रहेंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। डॉक्टर सदाकत, थैंक यू वेरी मच। आज का जो मौजू जिसमें हम बात कर रहे थे बहुत ही अहम, किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में और इवन कई दफ़ा स्कूलों में जाते हैं स्टूडेंट्स, लड़के लड़कियां, और किस ट्रैप में फंस जाते हैं और कहां से ब्रेकअप्स होते हैं, लव अफेयर कहीं पीछे रह जाता है, और उसके लिए क्या क्या हिफाजती इक़दामात जो हैं और क्या क्या जो है वो इम्यूनिटी के लिए टीके लगवाने की ज़रूरत होती है, यानी कैसे रवैये बनाने की ज़रूरत होती है। डॉक्टर सदाकत ने आज इस पर सैर हासिल गुफ्तगू की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में डॉक्टर सदाकत अली और मैं बज़ात ख़ुद आपकी खिदमत में दोबारा पेश होंगे। प्रोग्राम था यू आस्क्ड फॉर इट।